Assalamu alaikum. My name is Alam Afroz Uruj. I am from Eastern Medicine Department, Government College University, Faisalabad. Today I would like to discuss about burns. तो बर्न्स क्या होते हैं? स्किन का जल जाना। दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, सुपरफिशियल बर्न्स एंड डीप बर्न्स। स्किन के सबसे पहले हमें कुछ फंक्शंस का पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब एक स्किन जल जाएगी तो कौन कौन सा फंक्शनल लॉस होने वाला है। तो 4 इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं स्किन के। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम इन्फेक्शंस, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इट मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड विटामिन डी फैक्टर्स। तो जब स्किन बर्न हो जाएगी तो इन तमाम फंक्शंस का लॉस हो जाएगा, मतलब स्किन इन्फेक्शन का रिस्क हाई हो जाएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा टेम्परेचर अब सही से मेंटेन नहीं होगा और पेशेंट शिवर करेगा, और जो कैल्शियम एंड विटामिन डी का लॉस होगा और इसकी मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगी। तो हमारी स्किन की अगर एनाटॉमी की बात करें तो एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, इनर लेयर को हम डर्मिस कहते हैं। तो दो तरह के बर्न्स होते हैं बेसिकली, सुपरफिशियल एंड डीप बर्न्स। सुपरफिशियल बर्न्स वो बर्न्स होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं आपकी स्किन की सिर्फ आउटर लेयर को, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। जब सुपरफिशियल बर्न के साथ पेशेंट आएगा तो उसकी वीपिंग वोन्ड्स होंगे, ब्लिस्टर्स बने होंगे उसके ऊपर। लेकिन ये जो कैटेगरी होती है ये पेनलेस होती है, सॉरी पेनफुल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, और नर्व एंडिंग्स के एक्सपोज होने की वजह से काफ़ी ये पेनफुल कंडीशन होती है सुपरफिशियल बर्न्स में। जबकि जो डीप बर्न्स होते हैं ये पेनिट्रेट करते हैं डीप इनटू द स्किन, और ये इन्वॉल्व करते हैं आपकी एपिडर्मिस को और डर्मल लेयर को, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे मसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, वेसल्स एंड टेंडन्स से उनको भी इन्वॉल्व करेगा। और जो ये डीप बर्न्स होते हैं ये पेनलेस होते हैं, ये पेनफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें जो नर्व एंडिंग्स होती हैं अलोंग विद द मसल्स वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। लेकिन डीप बर्न्स को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सुपरफिशियल बर्न्स। सुपरफिशियल बर्न्स को मैनेज करना इजी होता है एज कम्पेयर टू डीप बर्न्स। जब एक पेशेंट सुपरफिशियल बर्न के साथ आता है तो वो ज़्यादा जल्दी हील कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो डर्मिस लेयर होती है उसके ऊपर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और वो सिक्रीशंस जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो जल्दी से जो एपिडर्मस लेयर होती है वो रीग्रो कर जाती है, और इसका हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है। जबकि डीप बर्न्स को हमें मैनेज करना होता है और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, तो इसीलिए ये डिफ़िकल्ट टू मैनेज है। उसके अलावा अगर मसल बर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये मायोग्लोबिन्स को सिक्रीट करेगा आपके मसल्स में से, और इसमें चांसेस ऑफ रीनल शटडाउन जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए डीप बर्न्स को फौरी तौर पर मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बर्न्स कौन-कौन से टाइप्स के हो सकते हैं? फ्लेम बर्न्स हो सकते हैं, कोई केमिकल बर्न हो सकता है जिसमें एसिड्स आ जाती हैं, अल्कलीज़ आ जाती हैं। किचन बर्न्स बहुत कॉमन है, कोई बॉइलिंग ऑयल वगैरह गिर जाना, या फिर हॉट वाटर बर्न्स जो होते हैं। रेडिएशन बर्न्स हो सकते हैं जो कि कैंसर थेरेपी के दौरान जो रेडियोथेरेपीज़ दी जाती हैं, तो वो भी बर्न्स इसमें काउंट होते हैं। अच्छा, जब एक पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो उसको हमने किस तरह से असेस करना है कि कितनी परसेंटेज ऑफ बॉडी इसकी बर्न हो चुकी हुई है। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को रूटीन वाइज़ यही देखना होता है कि उसका कितना परसेंट बॉडी जो है वो बर्न हो गया है। तो उसके लिए रूल ऑफ 9 अप्लाई होता है। अगर तो चाइल्ड है तो उसके लिए हम जो डिवाइड करते हैं उसको अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज़। तो उसमें हम जो हेड है उसको 18% देते हैं, दोनों आर्म्स को 9-9% ईच। जो इंटीरियर ट्रंक और पोस्टीरियर ट्रंक इनको 18-18%, जबकि जो लोअर लिम्स होती हैं दोनों लेग्स उनको 14-14% देते हैं। इसी तरह से जो अगर एडल्ट है उसके हेड को 9%, दोनों अपर लिम्स को 9-9%, फ्रंट एंड बैक ट्रंक को दोनों को 18-18% और दोनों लेग्स को 18-18% देते हैं। इससे हमें हेल्प होती है
है ये देखने में कि कितने परसेंट इसकी बॉडी जल चुकी है। लेट बी सपोज अगर उसका आधा बाजू जला है तो हम कह सकते हैं कि इसकी 5% या 4% जो है वो बर्निंग हुई है। तो इस तरह से वो असेस करके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। अगर हम बर्न्स की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो फ्लेम बर्न्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं बिकॉज व्हेन वुड बर्न it creates the carbon particles and carbon monoxide in environment। और जब ये कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी एयरवेज के थ्रू अंदर जाते हैं, इसको इनहेल करते हैं, तो ये जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में जाकर लेरिंग्स को डैमेज करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल लेरेंजाइटिस कॉज करेंगे और साथ ही रेस्पिरेटरी डैमेज की वजह से ब्लॉकेट भी हो सकता है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसकी टेंडेंसी होती है टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन 300 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इसमें सैचुरेशन पेशेंट की बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे आगे। तो सबसे पहले ये है कि जब पेशेंट अगर हमारे पास फेस बर्न के साथ आ जाए तो सबसे पहले उसका एयर वे हमने चेक करना होता है इंस्टेड ऑफ पासिंग कैनोला। आईवी फ्लूइड्स और ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स और ये सारा ट्रीटमेंट बाद की बातें हैं। सबसे पहले पेशेंट का हमने एयर वे देखना होता है जो कि ये आ जाता है हमारे प्राइमरी सर्वे में। उसके अलावा जो अगर इलेक्ट्रिकल बर्न है तो ये भी जो लो वोल्टेज के बर्न्स होते हैं ये कार्डिक एरिथमिया कॉज कर सकते हैं, जबकि हाई वोल्टेज इवन डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में अगर एक पेशेंट आया इलेक्ट्रिकल बर्न के साथ मे बी अभी वो ठीक हो और थोड़ी देर बाद वो ठीक ना हो। तो इनको हम वॉच एंड ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ी देर के लिए इन पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं, इनको देखते हैं, अगर तो वो ठीक हैं और ईसीजी वगैरह करके फिर उनको घर भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स होते हैं ये करंट जो बॉडी में से इंटर भी होते हैं और एग्जिट भी करते हैं। सो कीप इन माइंड दैट वेसल्स, नर्व्स एंड मसल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट बोन्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब करंट जॉइंट प्लेस आएँगे जब, तो जॉइंट में से करंट पास नहीं हो पाएगा, तो वहाँ से वो एग्ज़िट करेगा। हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो एग्ज़िट करेगी थ्रू जॉइंट। तो लेकिन जब वो जॉइंट से एग्ज़िट करेगा करंट, तो वहाँ पे जो वेसल्स होंगी, वहाँ पे जो नर्व्स होंगी, ये उसको डैमेज करेगा, उनको ब्लॉक करेगा और उनको कोआगुलेट करेगा। तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके अलावा जो एसिड एंड अल्कली बर्न्स होते हैं, इनमें से जो अल्कली बर्न्स होते हैं, वो ज़्यादा डैमेज करते हैं, क्योंकि ये अल्कली जो होगी वो पेनिट्रेट कर जाती है टिश्यूज़ के अंदर और वो ज़्यादा डेंजरस है। उसके अलावा फ्रॉस्ट बाइट बर्न्स भी होते हैं, लाइक जिस तरह वो कुछ सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं, वो इस तरह के अगर एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं और टेम्परेचर वहाँ पे माइनस डिग्रीज़ में है, तो ऐसे में उनकी जो होती हैं स्किन एरियाज़ कुछ ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और टिश्यूज़ के नीचे जो वेसल्स होती हैं वो कोआगुलेट हो चुकी होती हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ड्यू टू माइनस टेम्परेचर, और ये वहाँ की जो टिश्यूज़ की नेक्रोसिस कर देती हैं और डेथ कर देती हैं उन टिश्यूज़ की। तो अब इन पेशेंट्स को हमने किस तरह से मैनेज करना होता है? तो सबसे पहले पेशेंट व्हेन कम्स टू यू इन इमरजेंसी, फर्स्ट डू ऑप्टिमाइजेशन एंड रिससिटेशन। एट द सेम टाइम डू प्राइमरी सर्वे ABCDE। ए स्टैंड्स फॉर एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन। सबसे पहले पेशेंट का एयरवे देखना है कि सांस तो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं रेस्पिरेटरी ब्लॉकेट तो नहीं है, क्योंकि जो फ्लेम बर्न्स होते हैं और अगर उसमें फेस इन्वॉल्व है तो ऐसे में पेशेंट का अगर तो सलाइवा मुंह से बाहर आ रहा है इट मीन्स कि एयरवे ब्लॉकेज है। तो सबसे पहले हमने उसको मैनेज करना होता है। उसके अलावा B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग एंड असिस्ट वेंटिलेशन। C स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ हेमरेज। D स्टैंड्स फॉर डिफॉर्मिटी एंड डिस्कोरेक्शन। E स्टैंड्स फॉर एक्सपोजर एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट। अगर वो पेशेंट के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो उसको फौरी तौर पे वहाँ से
किसी सूटेबल प्लेस की तरफ लेके जाया जाता है। और इसी के साथ बाद में सेकेंडरी सर्वे किया जाता है। सेकेंडरी सर्वे में डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और जो सूटेबल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उस टाइम वो करवाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो लाइफ थ्रेटनिंग फैक्टर्स होते हैं पेशेंट के लिए, उनको जल्दी से उनकी असेसमेंट करके उनको दूर किया जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट फ्लेम बर्न के साथ आया है और एयरवे ब्लॉकेज है, तो मुँह से सलाइवा आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, तो फ़ौरी तौर पे ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी होती है ये, तो नीडल क्रिकोथायरॉटमी कर दी जाती है। जो क्रिकोथायरॉइड जो होती है मेम्ब्रेन, उसमें से नीडल पास करके एक आर्टिफ़िशियल एयरवे पैसेज बनाया जाता है, जिससे पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो थोड़ी-सी बहाल हो जाती है और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसकी ट्रेकियोस्टमी कर दी जाती है, मतलब ट्रेकिया के थ्रू ट्यूब इंजेक्ट कर दी जाती है। उसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो सैचुरेशन ड्रॉप हुई है, तो उसको हमने मैनेज करना होता है बाय गिविंग 100% ऑक्सीजन टू पेशेंट। तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते हैं, 100% जो सैचुरेशन है वो देते हैं पेशेंट को। अब जो बर्न के पेशेंट्स होते हैं, इसमें हमें मेन 4 चैलेंजेस का सामना होता है। एक होता है हाइपोवोलेमिया का, क्योंकि जो हमारी स्किन थी, जिसका एक मेजर फंक्शन था कि वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में काम कर रहा है और फ्लूइड मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी में। जब स्किन ही बर्न हो जाएगी तो ये फंक्शन लॉस हो जाएगा। जब स्किन लॉस होने की वजह से हाइपोवोलेमिया होगा तो उसको मैनेज करना है हमने। हाइपोथर्मिया होगा, इन्फेक्शन के अब चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, रिस्क इंक्रीज हो गया है, उससे हमने प्रिवेंट करना है। उसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम का सामना होता है, हमने उसको मैनेज करना होता है। अब अगर हाइपोवोलेमिया जो हमारा फर्स्ट चैलेंज है, उसमें हमने पेशेंट को फ्लूइड देकर उसको हमने मेंटेन करना होता है फ्लूइड को बॉडी के अंदर। तो 2 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, कोलॉइड एंड क्रिस्टलोइड। इसमें याद रहे हमने क्रिस्टलोइड फ्लूइड्स देने होते हैं इन बर्न पेशेंट, जिसमें रिंजर लैक्टेट आ गया, नॉर्मल सलाइन वगैरह, हमने ये देने होते हैं। हमने दूसरे फ्लूइड्स जो होते हैं ना, कभी भी ब्लड प्लाज्मा देने की कोशिश ना करें, हेमासल वगैरह ये देने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमने हमेशा वो फ्लूइड्स देने हैं जो कि हमारे इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में ना आए फ्रॉम द इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। जो केलॉइड्स होते हैं या जो ब्लड प्लाज्मा हेमासल वगैरह, ये हमने फ्लूइड्स इसलिए नहीं देने होते क्योंकि इनके अंदर जो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है। तो इनमें हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे कम आउट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड कैरी अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स। ऑनकोटिक प्रेशर को ये डिस्टर्ब कर देती हैं। तो इसी की वजह से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट की बजाय बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ले आती हैं। तो हमने वो फ्लूइड्स देने होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, हाई ना हो। उसके अलावा हम फ्लूइड को किस तरह से मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट में हाइपोवोलेमिया है नहीं है, तो इसको हम देख रहे होते हैं पेशेंट की यूरिन आउटपुट के थ्रू कि कितनी यूरिन आउटपुट आ रही है। आईसीयू के पेशेंट्स में नॉर्मली हम 0.5 के यूरिन आउटपुट हम पर आवर के हिसाब से उसको हम मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। इसमें हमने डबल यूरिन आउटपुट को देखना होता है, डबल यूरिन आउटपुट को मैनेज करना है। इस तरह से अगर कार्डिक पेशेंट है तो उसमें हमने सीवीपी लाइन प्रेशर को मॉनिटर करते रहना होता है। तो इन चीज़ों को देखना होता है। अच्छा, हाइपोवोलेमिया क्यों हो जाता है बर्न की कंडीशन में? क्योंकि जब स्किन बर्न करती है तो वहाँ से कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो नॉर्मली जो एपिडर्म वो होती है, एंडोथेलियल लेयर होती है, उसमें फेनेस्ट्रा होल्स होते हैं जो इन रूटीन स्मॉल साइज के होते हैं और ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। जो होती हैं इंट्रावास्कुलर जो प्रोटीन्स होती हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज लार्ज होता है, ये इनको इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आने से रोकती हैं। क्यों? क्योंकि इनके होल्स छोटे छोटे होते हैं और वो प्रोटीन को अलाउ नहीं करते बाहर रिलीज होने से। लेकिन क्या होता है कि जब केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं बर्न की सिचुएशन में, तो ये जो फेनेस्ट्रा होज होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं उसके साइज को, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से आना शुरू हो जाता है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में। तो यही वजह है कि पेशेंट में हाइपोवोलेमिया भी होता है और अगर आप बर्न के पेशेंट्स को देखेंगे तो उनके फीट्स भी स्वेल हुए होते हैं। तो बेसिकली इसकी रीजन यही होती है एडिमा की इसमें।
सेकंड चैलेंज जो हमारा टेम्परेचर का होता है, तो उसमें हम क्रेडल्स डाल देते हैं। इसमें हम कभी भी एक बर्न वाले पेशेंट को, अगर आप जाएं वार्ड्स वगैरह में जाएं बर्न के, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे क्रेडल बने होते हैं पेशेंट के, हर पेशेंट के बेड के ऊपर। तो क्रेडल्स डालते हैं, कभी भी कोई ऐसा कपड़ा नहीं डालते पेशेंट की बॉडी को जो डायरेक्ट जाकर उसको टच करे। तो ऊपर क्रेडल डाल दिए जाते हैं जिससे जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उससे पेशेंट को तकलीफ ना हो। तो उससे इस तरह से हम मैनेज करते हैं। बर्न के पेशेंट को कभी भी ड्रेसिंग नहीं की जाती। थर्ड चैलेंज जो एंड हमारा होता है इन्फेक्शन का, तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम एक आर्टिफिशियल स्किन का काम करने वाली एक क्रीम लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं सिल्वर सल्फर डायाजीन क्रीम्स। ये उसके ऊपर लगा दी जाती हैं उसकी स्किन लेयर के ऊपर। तो ये प्रोटेक्ट करेगी स्किन को फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब टेम्परेली ये एक एपिडर्मल लेयर का काम करेगी। फोर्थ चैलेंज जो हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम का होता है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के ज़्यादातर चांसेस लिम्स में और चेस्ट वाली साइज पे होते हैं। तो इसमें हम इंसिजन्स दे देते हैं, स्क्रोटमी करते हैं, मतलब फिशियोटमी करके इंसिजन्स देकर तो हम उस कंपार्टमेंट को खोलते हैं ताकि वो जो अंदर का जो इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर है वो रिलीज हो जाए। और साथ में पेशेंट को H2 ब्लॉकर्स भी दिए जाते हैं ऐसे में। अच्छा, अब कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जिसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में? तो अगर तो सुपरफिशियल बर्न है, इवन वो 15% है अडल्ट्स में, तो ऐसे में हम उसको एडमिट कर लेंगे। और अगर 10% चाइल्ड में है तो उसको हम एडमिट कर लेंगे। मतलब सुपरफिशियल बर्न 15% इन अडल्ट्स एंड 10% इन चाइल्ड, तो ऐसे में हम उनको एडमिट कर लेते हैं। उसके अलावा अगर फुल थिकनेस बर्न है तो वो फिर अगर 5% भी है तो हम उसको एडमिट करेंगे, क्योंकि जो डीप बर्न्स होते हैं इनको मैनेज करना इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल बर्न्स हैं तो उसको हम फौरी तौर पे पेशेंट को नहीं जाने देते, उसको थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं मस्ट। और फिर पेशेंट की ईसीजी वगैरह करके वाइटल्स लेकर फिर अगर वो ठीक है तो फिर उसको हम कहते हैं कि जाए, अदरवाइज उसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। उसके अलावा अगर तो बर्न किसी प्राइमरी एरिया का है, लाइक आईज का, हैंड्स का, फीट्स का, जेनिटेलिया का, लेग्स का, तो ऐसे में भी पेशेंट को एडमिट किया जाता है। और अगर बर्न्स विद द कोमोrbid फैक्टर्स है, मतलब पेशेंट को बर्न तो है लेकिन साथ साथ अगर उसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट डिजीज़ है, तो इन डिजीज़ेस के केस में भी पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है, क्योंकि इन डिजीज़ेस की वजह से जो माइनर बर्न्स होते हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं एज अ मेजर बर्न्स, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं और बर्न का जो हीलिंग प्रोसेस है उसको कम कर सकते हैं, इसलिए इन पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। अब इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है? सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, रिससिटेशन की जाती है, अच्छे से पेन किलर्स जिसे हम एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं पेशेंट को। तो सुपरफिशियल बर्न्स जो होते हैं वो इजी टू हैंडल है एज कम्पेयर टू डीप बर्न्स। सुपरफिशियल बर्न्स में हमने बस पेशेंट को पेन फ्री करना होता है, ये हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। आईवी कैनोला वगैरह पास किया जाता है इमरजेंसी में और फ्लूइड्स दिए जाते हैं क्रिस्टलॉइड, रिंजर लैक्टेट या फिर जो नॉर्मल सलाइन होता है वो। मॉर्फिन डायरेटिव्स दी जाती हैं ताकि पेशेंट सो सके। क्रेडल्स उनके ऊपर डाले जाते हैं और अच्छी सी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो सकें। और स्किन को जो बर्न वाला एरिया होता है उसको कवर कर देते हैं सिल्वर सल्फर डायाजीन क्रीम के साथ। ये आर्टिफिशियल स्किन का काम करेगी। और अगर देखें कि वैसे तो नॉर्मली रेकमेंड नहीं किया जाता कि बर्न की ड्रेसिंग की जाए, लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो उसमें सुप्राट्यूल ड्रेसिंग करना बेहतर रहता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाज नहीं आते और वो खेल कूद में या इधर उधर हाथ लगा देंगे तो बेबी इन्फेक्शन ज़्यादा चांस उसका हो जाए या वो मज़ीद अपने आप को डैमेज कर ले। तो वो थोड़ा सा प्रिकॉशन के लिए उसको ड्रेसिंग कर दी जाती है सुप्राट्यूल की, लेकिन अगर अडल्ट है तो उसमें ड्रेसिंग कभी भी नहीं की जाती। अच्छा, फ्लूइड हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमने फ्लूइड इसको कितना देना है एक पेशेंट को? तो उसके लिए पार्कलैंड फार्मूला है। पार्कलैंड फार्मूला हमें बताता है कि हमने एक पेशेंट को कितना फ्लूइड देना है। तो ये फार्मूला होता है कि इसमें परसेंटेज ऑफ द बर्न इनटू बॉडी वेट इनटू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने देखना होता है कि कितना परसेंटेज बॉडी की बर्न हुई है
वो हमने रूल ऑफ 9 से हमने आइडेंटिफाई करना होता है, प्लस पेशेंट का बॉडी वेट कितना है उसको, और 4 डिजिट को लेकर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और 2 के साथ डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि परसेंटेज ऑफ बर्न है 30%, पेशेंट 30% उसका हिस्सा है जो जल चुका है, 60 kg उसका वेट है, और 4 यूनिट के साथ इनको हमने मल्टीप्लाई करके 2 के साथ डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास निकला है 8 लीटर्स, ठीक है। तो जो 8 लीटर जो फ्लूइड है उसमें उसके भी हमने 3 पार्ट बना लेने हैं। जो पहला स्टार्ट में हमने उसको फ्लूइड देना होता है, तो कोशिश होती है कि उसको डबल अमाउंट एक साथ दी जाए। तो ऐसे में हमने उसको 4 लीटर जो है वो सबसे पहले दे देने हैं, उसके बाद 2-2 लीटर जो है वो 8-8 घंटे के वक्फे के साथ हमने देना होता है। लेकिन अगेन ये पार्कलैंड फार्मूला तो एक हमें एक वो स्टैंडर्ड मेथड बताता है ना कि हमने कितना देना है, लेकिन ये फिजिशियन के ऊपर भी डिपेंड करता है उस टाइम, क्योंकि फ्लूइड की परसेंटेज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सीजन इन्वायरमेंट। अगर तो विंटर सीजन है तो उसमें फ्लूइड की इतनी जरूरत नहीं भी पड़ती, लेकिन अगर समर सीजन है तो उसमें सम टाइम ज्यादा भी देना पड़ जाता है। तो ये फिजिशियंस जो होते हैं ये इसको अपने तौर पर मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कर्लिंग अल्सर्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन केस ऑफ बर्न। इसमें एक्यूट गैस्ट्राइटिस एरोजन हो जाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम एज अ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम अ स्वीयर बर्न। जब कोई बहुत ज्यादा बर्न हो जाए तो एज अ कॉम्प्लिकेशन इसकी आ जाती है कर्लिंग अल्सर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टमक से अंडर स्ट्रेस कंडीशन प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, तो उसके लिए हम पेशेंट को H2 ब्लॉकर्स देते हैं, या हर्बल मेडिसिन में आप कोई ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो कि H2 ब्लॉकर के तौर पर काम करे। उसके अलावा अगर प्राइमरी एरिया की बर्न है तो उसकी भी मस्ट केयर उसके साथ साथ करें। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में लिम्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसके लिए हमने एस्क्रोटमी कर देनी होती है, और मतलब लिम्स में और चेस्ट एरियाज में हमने वो कट्स इंसिजन्स देनी होती हैं, जिसे हम फिशियोटमी कहते हैं, स्किन के ऊपर कट दे देना। जो कंपार्टमेंट प्रेशर है उसको रिलीज करना होता है। उसके अलावा अगर एयरवे ब्लॉकेज है तो ऐसे में ट्रेकियोस्टमी करते हैं। यूरिन आउटपुट को आपने मस्टली उसको मेंटेन करना है और डबल मेंटेन करना है, मतलब आईसीयू के पेशेंट्स में 0.5 ml पर केजी पर आवर है, हमने बर्न वाले पेशेंट में 1 ml पर केजी पर आवर हमने इतना मेंटेन करना होता है एटलीस्ट। और क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन रिलीज हो रही होती है और रीनल शटडाउन के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं बहुत ज़्यादा डीप बर्न्स की सूरत में, तो ऐसे में हमने डबल यूरिन आउटपुट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि हम किडनी को शटडाउन से बचा सके। तो अगर हम अब बात करें इसकी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिकल बर्न्स वाला अगर पेशेंट आ गया है, तो इलेक्ट्रिकल बर्न लोकल भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। तो ऐसे में हमने पेशेंट की ईसीजी लाजमी करनी होती है, पेशेंट को मॉनिटर करें। और अगर वेसल्स कोआगुलेट हो गई हैं तो उन्हें एंटी कोआगुलेंट मेडिसिन हम देंगे। एसिड एंड अल्कली बर्न्स हैं तो इसमें सबसे पहले हमने वो जो एरिया है उसको वॉश करना होता है, उसको डाइल्यूट करना होता है। डाइल्यूट करने के बाद क्रीम्स आप अप्लाई करवाएं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। फ्रॉस्ट बाइट अगर है माइनस टेम्परेचर की वजह से, अगर जो वेसल्स हैं उनकी कोआगुलेशन हो गई है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई है, वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो नेक्रोसिस हो गई है, उनकी डेथ हो गई है, तो उस एरिया में गैंग्रीन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गैंग्रीन अगर वेट है तो उसको हमने पहले ड्राई गैंग्रीन में कन्वर्ट करना होता है, और ड्राई गैंग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं जब तो लाइन ऑफ डिमार्केशन आ जाती है। जब लाइन ऑफ डिमार्केशन अपीयर हो जाए तो उस जगह से हम उसकी उस एरिया की एम्पुटेशन कर देते हैं, उस एरिया को काट दिया जाता है वहां से। उसके अलावा एक ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है सबके माइंड में कि जब खास तौर पे सुपरफिशियल बर्न्स बन जाते हैं तो बड़े बड़े ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अब अक्सर छोटे बच्चे भी होते हैं जो अपने ऊपर गर्म चाय गिरा लेते हैं या गर्म दूध, तो वो बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो बहुत सारे फिजिशियंस जो होते हैं वो इसी सोच में होते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसको जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको कभी भी आप रप्चर ना करें, उसको ना उतारें, क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है वो कहीं ना कहीं हमारी हमें जो स्किन इन्फेक्शन से बचा रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो ब्लिस्टर के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही हैं बैक्टीरियाज को। तो अगर हम उसमें से पानी भी नहीं निकालेंगे तो ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज
कर जाते हैं। अब क्या किया जाए, ब्लिस्टर को रप्चर कर दिया जाए या फिर ना किया जाए? तो एक बीच का रास्ता अख्तियार किया जाता है कि हम अंडर स्टरलाइजेशन प्रोसेस नीडल इंजेक्ट करते हैं एक साइड से, और थ्रू नीडल एस्पायर कर देते हैं हम फ्लूइड को, मतलब फ्लूइड को थ्रू नीडल निकाल दिया जाता है। और जैसे जैसे फ्लूइड बाहर आता जाएगा, फ्लूइड को रिट्रीव करेंगे हम, तो जो एपिडर्मस, वो जो ऊपर फूली हुई होती है स्किन, वो जाके नीचे चिपक जाएगी आपकी डर्मस लेयर के साथ। तो ऐसे में क्या होगा कि फ्लूइड भी नहीं रहेगा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, और लेकिन वो जो ऊपर वाली स्किन है वो इंटैक्ट रहेगी आपकी जो इनर लेयर स्किन है उसके साथ, तो इन्फेक्शन इस तरह से नहीं होगा। लेकिन कभी भी ऊपर से वो जो स्किन होती है, एरिया होता है, उसको कभी भी आप काटे ना, क्योंकि ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं ऐसे में। जो डी बर्न्स होते हैं उसमें बाद में कॉस्मेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें फिर ग्राफ्ट्स अप्लाई किए जाते हैं। दो तरह के ग्राफ्ट होते हैं, फुल थिकनेस और डीप ग्राफ, और एक होता है पार्शियल थिकनेस और सुपरफिशियल ग्राफ। जो फुल थिकनेस ग्राफ होते हैं, इनको उन एरियाज के लिए अप्लाई किया जाता है, खास तौर पे जो प्रेशर एरियाज होते हैं, जिस तरह के हमारे हैंड्स एंड फीट्स। जो होते हैं फुल थिकनेस ग्राफ, ये कॉस्मेटिकली बहुत बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू पार्शियल थिकनेस ग्राफ, लेकिन इनकी जो हीलिंग है वो कम होती है, और ये सिर्फ एक ही काम कर रही होती है, ये सिर्फ जो वोंड है उसको हाइड कर रही होती है, लेकिन वो ग्रो नहीं करता। तो ऐसे में जो स्किन जहाँ से लूज एरिया होता है स्किन का, वहां से ग्राफ ले लिया जाता है, जिस तरह के थाई रीजन से और ये ग्रोइन एरियाज, आर्मपिट वगैरह, यहाँ से फुल थिकनेस ग्राफ लिया जाता है, जिसमें एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों ही लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, और वो जाके जो प्रेशर एरिया का बर्न होता है वहां पे अप्लाई कर दिया जाता है। अगर हम पार्शियल थिकनेस ग्राफ की बात करें तो ये इसलिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये इसका सर्वाइवल इजी है और ज़्यादा जल्दी फास्टली हील कर जाता है, इवन विद इन 5 डेज ये हील कर जाता है। तो पार्शियल थिकनेस ग्राफ जो है, इसमें हम एपिडर्मिस लेयर लेते हैं, और वहां से लेते हैं जहां पे कॉस्मेटिकली कोई इशू ना हो, लाइक थाई रीजन से या एब्डोमेन एरिया से ले लेते हैं। अब ये जहां से हमने ग्राफ लिया होता है, उधर वाली जो स्किन होती है वो विद इन 15 डेज ग्रो कर जाती है। अब जब हमने ग्राफ पुट करना होता है पार्शियल थिकनेस का, तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं बेसिकली: स्टेज ऑफ इम्बिबिशन, स्टेज ऑफ न्यू वेस्कुलराइजेशन एंड स्टेज ऑफ मैचुरेशन। स्टेज ऑफ एम्बिबिशन में क्या होता है कि जो जो डोनर और रेसिपिएंट स्किन होती है, मतलब जहां से ग्राफ लिया है हमने, जो डोनर ग्राफ्ट है और जो रेसिपिएंट स्किन है जहां पे लगाया जा रहा है, तो इन दोनों के दरमियान फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, और जो फर्स्ट 24 आवर्स होती हैं इस स्किन के ऊपर, वो जो प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हेल्प करती हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के, जो रेसिपिएंट स्किन है और जो डोनर स्किन है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उस फ्लूइड से। उसके अलावा जो स्टेज ऑफ न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, उसमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट 48 आवर्स होते हैं, तो स्मॉल स्मॉल वेसल्स दोनों लेयर्स के बिटवीन बनना शुरू हो जाती हैं, जो एक दूसरे को कनेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं न्यू वेस्कुलराइजेशन। उसके बाद जो स्टेज ऑफ मैचुरेशन है, इन विच न्यू फाइब्रोब्लास्ट स्टार्ट्स एक्टिव, विच फॉर्म्स द फाइब्रस टिश्यूज एंड स्टार्ट्स टिक द डोनर स्किन। तो वो क्या करता है कि जब फाइब्रोब्लास्ट जो होती हैं वो जब फाइब्रस टिश्यूज बनाते हैं, तो वो स्किन को बिल्कुल अपने साथ स्टिक कर देता है। तो ये जो इसकी जो हीलिंग प्रोसेस है कंप्लीट जो होता है, वो होता है विद इन 5 डेज। जहां से हमने ग्राफ लिया होता है वहां से स्किन हील करेगी 15 डेज में, और जहां पे हमने अप्लाई किया होता है वो विद इन 5 डेज हील कर जाती है। So this is all about my today's lecture. If you have any question, you can ask. Thank you so much. Jazakallah.